नमस्कार बच्चों, आज हम संजीव डेस वर्क का दूसरा मॉडल पेपर हल कर रहे हैं। ये अपना समय होगा 2 घंटा 45 मिनट का। पेपर का पूर्णांक 56 का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे 13 आएंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न हमारे 4 होंगे। लघुत्रात्मक जो प्रश्न होंगे वो 12 होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 होंगे। निबंधात्मक प्रश्न हमारे 2 होंगे। मानचित्र 2 होंगे, एक विश्व का और एक भारत का। अब हमें 56 में से 56 नंबर लाने हैं भूगोल में। भूगोल एक स्कोरिंग सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट है, इसमें बहुत अच्छे स्कोर बन सकते हैं। इसके लिए हमें अब जागना होगा, उठना होगा। हमें तब तक प्रयास करना होगा जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। लगे रहें, अभ्यास करें। आपकी हेल्प के लिए हम भी तैयार हैं। आपको जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही हो आप बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। और किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर बताएं, तभी पता चल पाएगा। जियोग्राफी के कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन पर आपको ज़्यादा कमांड करनी है, ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। एक अपनी द्वितीय क्रिया का जो पाठ है वो अपना 5 नंबर का स्कोरिंग वाला है। एक अपना तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप वाला है, वो भी अपना 5 नंबर का है। इस पे ज़्यादा ध्यान दें। खंड ए में हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के प्रतिपादक विद्वान का नाम ग्रिफ्थ टेलर था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया था? डेनमार्क में। छोटे प्रश्न हमारे 9 होंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। छोटे प्रश्नों का बार बार अभ्यास करें, छोटे प्रश्नों पे विशेष ध्यान दें। एक रैट जेल की जो परिभाषा है उसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें, उसमें आने के पूरे चांस हैं। वो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। रैट जेल की परिभाषा कि भूगोल के बारे में रैट जेल ने कौन सी परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों के धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद में व्यक्तिगत स्वामित्व पर विशेष जोर दिया जाता है। पूंजीवाद में व्यक्ति को पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता होती है। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 40। ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख तौर पे कौन सी क्रिया होती है? प्राथमिक। हमें सबको पता है कृषि कार्य होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। भू उपयोग संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग तैयार करता है? भू राजस्व विभाग। अब ये प्राथमिक क्षेत्र कृषि संबंधी क्षेत्र आते हैं, पशुपालन, मछली पालन। आपको द्वितीय क्षेत्र कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन से कार्य आते हैं। पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्य में भौम जल के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब हमको विश्वविद्यालय अध्यापन क्रियाकलाप किस सेक्टर से संबंधित है? चौथे सेक्टर से संबंधित है। भारत में अधिक घनत्व वाला राज्य बिहार राज्य है। भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में की गई थी। सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। जो छोटा नागपुर का पठार है झारखंड राज्य उसी में आता है, जहां सबसे अधिक खनिजों का भंडार पाया जाता है। सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। भारत में चाय की खेती असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में की गई थी सबसे पहले। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य बिहार है। विश्वविद्यालय में अध्यापन पढ़ाने का जो कार्य है वो चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है। आपको तीसरे सेक्टर की सारी क्रियाएं लिखनी है कमेंट बॉक्स में कि तीसरे सेक्टर में कौन से कार्य आते हैं। अब मैंने बताया कि आपको इन पाठों पे विशेष जोर देना है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाओं पे।
अति लघुत्रात्मक प्रश्न। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। इनसे जन्म दर में परिवर्तन आता रहता है, जन्म दर से भी आएगा, मृत्यु दर से भी आएगा और प्रवास से भी आएगा। आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है? मनुष्य की वो क्रियाएं जिनसे उसे आय प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। विनिर्माण से क्या आशय है? किसी भी वस्तु का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। आपको ये सेक्टर बताना है, कौन सा सेक्टर है, विनिर्माण कार्य कौन से क्षेत्र में आते हैं। व्यापार से क्या अभिप्राय है? वस्तु का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। व्यापार से क्या अभिप्राय है? वस्तु का क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। ये अपने 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सेक्टर जो भी हैं अपने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। द्वितीय और तृतीय चतुर्थ पे आपको विशेष ध्यान देना है। ये 5-5 नंबर के स्कोरिंग वाला है। जल संसाधन वाला जो पाठ है उस पे भी आपको विशेष ध्यान देना है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ये रेट जेल की परिभाषा है। उसके अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आप इसे बार बार पढ़ के याद कर लें। रेट जेल की परिभाषा कहीं न कहीं आपको पूछी जाएगी, या ऑब्जेक्टिव में पूछी जाए या 1 नंबर वाले 1 पंक्ति वाले प्रश्न में पूछ ली जाए। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण यानी उसके आसपास का जो वातावरण है उसके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल को परिभाषित रेट जेल ने कैसे किया है? अंतर संबंध बताए समाज और धरातल के बीच। रेट जेल ने मानव भूगोल मनुष्य और उसके भौतिक वातावरण का अंतर संबंध बताया गया है। आप जल संसाधन वाले पाठ पे विशेष ध्यान दें। 56 में से 56 नंबर बनाने हैं तो हमें भूगोल यानी जियोग्राफी का कुछ पाठ ऐसे हैं उस पर विशेष ध्यान देना होगा। सामाजिक विज्ञानों से संबंध बताना है। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है? मानव मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, अतः मानव भूगोल का अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों से सीधा संबंध हो जाता है जो अपने अध्ययन में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन को प्रधानता देते हैं। स्थान और स्थिति का अर्थ बताना है। स्थान किसे कहते हैं? स्थान से तात्पर्य उस वास्तविक भूमि से है जिस पर बस्ती विकसित हुई है, और स्थिति का मतलब है कि अपने परिवेश के संदर्भ में किसी स्थान पर अवस्थित वो बस्ती है। किसी स्थान विशेष पे जो बस्ती बसी हुई है, जिन सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच वो बसी हुई है, वो उसकी स्थिति हो गई। उन दशाओं को बस्ती की स्थिति कहा जाता है। तो स्थान और स्थिति का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। स्थान और स्थिति का अर्थ, स्थान कोई वास्तविक भूमि है और स्थिति जिस परिवेश में वो बसी हुई है उसको कहते हैं स्थिति। तो मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से हमने क्या संबंध है वो देख लिया। भारत में पाई जाने वाली केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियों की 3 विशेषता बतानी है। केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियाँ। ग्रामीण बस्तियों में जो केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं उनमें घर पास पास होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं। उनमें निवास क्षेत्र कृषि क्षेत्र से अलग होता है। इस प्रकार की बस्तियाँ रेखिक या आयताकार में बसती हैं। इनका आकार आयताकार होगा या रेखिक होगा। भारत में किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? पहले तो राज्यों के नाम देने हैं कि इतनी इनमें विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कारण कौन से हैं। तो पहले राज्य बताने हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ये ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य हैं। इनमें कारण क्या है विशाल जनसंख्या का? कि इन क्षेत्रों में कृषि मजदूरों का प्रतिशत संख्या में अपेक्षाकृत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये इनमें प्रमुख कारण होता है कि इनमें ग्रामीण जनसंख्या अधिक होती है। तो हमने 2 प्रश्नों को समझा है यहाँ। केंद्रीकृत ग्रामीण बस्तियों की विशेषता। उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु और लिंग सूचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रामीण नगरीय प्रवास से जनांकीय घटक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये प्रवास मुख्यतः पुरुष प्रधान होता है, जैसा हम सबको पता है, जिसमें 18 से 59 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक होती है। इससे उद्गम स्थान पर लिंगानुपात बढ़ जाता है और युवा वर्ग के प्रतिशत में कमी आ जाती है।
जबकि गंतव्य स्थान पर लिंगानुपात तो घट जाता है परंतु युवा वर्ग में वृद्धि हो जाती है। ये हमने उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु और लिंग के आधार पर देखा है। जल संसाधन का जो पाठ है उस पर हमें विशेष जोर देना है। फिर हमें खनिज निर्माण और परिवहन एवं संचार, ये हमारे 4-4 नंबर के पाठ होंगे। इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। 2-2 नंबर का हमारा मैप आएगा विश्व का, और भारत का 2 नंबर का ही, भारत का 2 नंबर का ही विश्व का मैप आएगा। तो हम तैयारी करें, जम के तैयारी करें। परीक्षा नज़दीक आ गई है। 10वां हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुलनों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? महानगर किसे कहते हैं? पहले ये परिभाषा देनी है। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या के बीच वाले नगर महानगर कहलाते हैं, जबकि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं या नगरों को जोड़ के बनाए जाते हैं उन्हें संकुल कहते हैं। मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती निर्माण का मुख्य आधार क्या होता है? विभिन्न आकार और प्रकार वाले घरों का समूह जो होता है जिसमें मनुष्य रहते हैं उन्हें मानव बस्ती कहते हैं। इसके निर्माण के लिए लोग मकान और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ क्षेत्र पर अपना अधिकार रखते हैं। तो ये इनके बनाने का कारण होता है, मुख्य इनका आधार होता है मानव बस्ती का। तो मानव बस्ती आपको याद होगी कि किसे कहते हैं। मानव बस्ती निर्माण का मुख्य आधार क्या है? बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर बताना है। बंजर, ये देव भूमि नहीं है, बंजर भूमि है। बंजर भूमि जो कृषि योग्य नहीं हो उसे बंजर भूमि कहते हैं, जबकि वह भूमि, बंजर भूमि को किसी भी तकनीक से अच्छा नहीं किया जा सकता, कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। तो बंजर भूमि कृषि योग्य नहीं होती और उसे किसी भी तकनीक से कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। जबकि जबकि व्यर्थ भूमि जो होती है वो होती है कि वो भूमि कई सालों से खेती नहीं की गई लेकिन उसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक भूमि जल निकास के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इन राज्यों में कृषि है, वो सिंचाई है, वो नलकूप और कुओं से की जाती है, और फसल है वो गेहूँ चावल ये उगाई जाती हैं। तो इनके लिए ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, इसलिए इन राज्यों में क्षेत्रों में सिंचाई प्रमुख कारण है कि भूमि जल सर्वाधिक निकास होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न 14 का है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। मंडल मुख्यालय हैं, रेलवे के मंडल हैं, उनको मुख्यालय से कनेक्ट करना है, मिलाना है। नॉर्थ वेस्ट जो अब रेलवे मंडल है वो जयपुर है, उसका मुख्यालय। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हमारा राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नॉर्थ जो है उसका मुख्यालय नई दिल्ली है। वेस्ट सेंट्रल है, पश्चिम सेंट्रल मध्य है, रेलवे का मुख्यालय है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। संचार से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? विभिन्न साधनों के माध्यम से विचार एवं संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विनिमय होता है, उसे संचार कहते हैं। किस का? विचार और संदेशों का। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे व्यक्ति के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो संचार है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक एवं पर्यटन आकर्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पर्यटन को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं? पर्यटन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो होते हैं वो मांग और परिवहन होते हैं। मांग जो अवकाश की मांग, परिवहन यानी जो ज़्यादा परिवहन के साधन होंगे वो पर्यटन के आकर्षण का केंद्र हो जाता है। जलवायु, भूदृश्य, वहाँ का इतिहास और कला संस्कृति कैसी है वो भी प्रभावित करेगा। वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, गर्म है, कैसी है, मध्यम है, वहाँ देखने वाले दृश्य कैसे हैं वो भी प्रभावित करेंगे। और अर्थव्यवस्था, ये सब व्यक्ति को आकर्षित करने वाले स्थान होते हैं। जल संसाधनों के स्थानीय के वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? जल संसाधनों के स्थानीय के वितरण के लिए उत्तरदायी कारक वर्षा, धरातल का स्वरूप, वर्षा कितनी हो रही है, वहाँ अकाल तो नहीं पड़ रहा, धरातल का स्वरूप कैसा, उबड़ खाबड़ है या समतल है, मैदानी है, आर्थिक विकास का स्तर भी, वहाँ की क्षेत्रीय भिन्नता आदि भी इन सब को प्रभावित करता है।
किसी भी भूभाग का धरातलीय स्वरूप संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करता है। आर्थिक विकास का स्तर भी वहाँ के जल संसाधनों के स्थानीय जो वितरण है जल का, उसको प्रभावित करता है। ये थे जल संसाधनों वाले पाठ से। तो जल संसाधन वाले पाठ से आपको विशेष ध्यान देना है। इस पाठ की कई बार रिवीजन करें। जनसांख्यिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना करनी है। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित होती है, ये शिक्षित नहीं है, अशिक्षित अनपढ़ होती है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। दूसरी जो अवस्था होती है, इस अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी और स्वच्छता संबंधी सुधार हो जाता है, तो मृत्यु दर कम हो जाती है, लेकिन जन्म दर है वो बनी रहती है, तो जन्म दर इसमें उच्च होती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला जो कुल योग है, उद्योग नहीं है, कुल योग है, वो उच्च होता है। अंतिम अवस्था जो होती है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पे ही नियंत्रण होता है, तो दोनों ही घट जाती हैं। जनसंख्या स्थिर हो जाती है या मंद गति से चलती है। तो ये जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं हमें पड़ी। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। तो प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं और अधिकांश जो जनसंख्या होती है अशिक्षित अनपढ़ होती है। 200 वर्ष पहले ऐसी स्थिति थी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? लगे रहें, मेहनत करें, जो भी समस्या हो उसे बताएं। उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार से सहायता की? एलपीजी जो 1991 में आई भारत में। उदारीकरण का अभिप्राय है कि उद्योगों पे जो प्रतिबंध होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है या कम किया जाता है। जो भी नियम कानून होते हैं उन्हें ढीला कर दिया जाता है, उनमें लचीलापन आ जाता है। लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। विदेशी निवेश इससे प्रोत्साहित होगा और उद्योगों की स्थापना होगी। वाणिज्य व्यापार के जो नियम कानून हैं उनमें कुछ छूट होने से इसमें छूट के संबंधी प्रयास भी किए जाते हैं, तो इससे विदेशी निवेश आता है। नियम कानून ढीले होंगे तो उदारीकरण औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायक है, यही बताना है हमें। तो उदारीकरण सहायक है, इससे एफडी आएगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा। नियम कानून अड़चन डालेंगे तो विदेशी निवेश, जो विदेशी निवेशक हैं वो निवेश करने से कतराएंगे। निजीकरण में सरकार द्वारा लगाए गए निजीकरण, अब हमें निजीकरण की परिभाषा देनी है कि क्या होता है। निजीकरण होता है कि सरकार द्वारा जो उद्योग लगाए गए हैं वो निजी हाथों में सौंप दिए जाते हैं, तो इसे निजीकरण कहेंगे। इससे बहुराष्ट्रीय और घरेलू दोनों पूंजी निवेशक आकर्षित होते हैं निजीकरण में। घरेलू निवेशक भी और बहुराष्ट्रीय, दो एक से अधिक देशों में कंपनियां लगाते हैं, वो दोनों आकर्षित होंगे। वैश्वीकरण का अभिप्राय है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे पूंजी और सेवा दोनों का स्वतंत्रतापूर्वक एक देश से दूसरे देशों में पहुंचती हैं, आदान प्रदान होता है। इससे भी कोई भी देश है वो औद्योगिक विकास करेगा, अपने दूसरे देशों से पूंजी और सेवाएं लेगा, अपनी पूंजी और सेवाएं दूसरे देशों को भेजेगा, तो स्वतंत्रतापूर्वक आदान प्रदान होगा। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। विश्व का मानचित्र का बार बार आपको अभ्यास करना है। जापान, इंग्लैंड, भूमध्य सागर और ब्राज़ील। जापान का हम सबको पता है, इंग्लैंड वो ही यूरोपीय देश है, भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य सागर नहीं है, भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा बीचों बीच है, उसको आपको दिखाना है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योगों को दर्शाना है। ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है, मैसूर जो कर्नाटक में है, सूरत गुजरात में है, सूरत गुजरात में। भारत का मानचित्र, खाली मानचित्र ले लें, उसमें अभ्यास करें। विश्व का मानचित्र ले लें, उसमें अभ्यास करें। भूमध्य सागर ही है, भूमध्य सागर खाड़ी देशों के पास है,
इसे आप एक बार मानचित्र में भर के देख लें, अभ्यास कर लें परीक्षा से पहले। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल साइंस के एक्सीलेंट के भी 7 मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी डाले जाएंगे। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, आपके कमेंट ही मोटिवेट करेंगे। आप कमेंट करके बताएं